हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने याद करो कहाँ तक पढ़ लिया था? द्रव्यमान केंद्र तक अध्ययन कर लिया था। द्रव्यमान केंद्र निकालने सीख लिया था। द्रव्यमान केंद्र का वेग और त्वरण और बल का मान तक अपने चर्चा की थी, यहाँ तक की थी ना। तो अब मैं आज आपको थोड़ा सा द्रव्यमान केंद्र के वेग के लिए क्वेश्चन बताएंगे और त्वरण के क्वेश्चन बताएंगे और कुछ पर्टिकुलर जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है द्रव्यमान केंद्र के बारे में? देखो, जैसे मान लो कोई अर्धवर्ताकार वलय है। वलय का मतलब समझ गए ना, चूड़ी टाइप का। यदि ये पूरी होती तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होता? बिल्कुल बीच सेंटर में होता ना, 0 0 पे। अब जैसे भी मान लो आपको इधर से एक्स निर्देशांक दे रखा है, मान लो आपको कह दे ये 0 0 है, तो आप लोग देख के बता दोगे, जो भी इसकी त्रिज्या दे रखी होगी, व्यास दे रखा हो, उसको देख के बता दोगे r0 जो भी है वो अपन निकाल लेंगे। कहने का मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होगा? बिल्कुल सेंटर पे होगा। जैसे मान लो अर्धवर्ताकार चक्ति है, चक्ति का भी वही क्या होगा? ठीक बीच में होगा। गोला है, गोले का केंद्र होगा बीच, केंद्र बिंदु होगा। अर्धगोला नहीं, एक बार नहीं, शंकु, इन सब में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? अपने को कुछ अब याद रखने। ये तो इनके तो क्या होगा, जो सममित है ना आकृतियाँ, उनका तो केंद्र बिंदु यही हो गया। लेकिन जो सममित नहीं है, जैसे आप समझो कि मान लो इस रिंग को आपने काट दिया, आधा काट दिया। अब इसका द्रव्यमान केंद्र बोलो कहाँ पे होगा? पहले तो नीचे था, इसका आधा भाग नीचे था तो बीच में आ गया था इधर। अब ये वाला भाग कट गया तो इसका मतलब द्रव्यमान ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया ना सारा का सारा। तो द्रव्यमान केंद्र यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा। अब इधर ध्यान दो तो ये एक्स में तो बराबर है, दोनों साइड में बराबर है, तो लाइन तो इसी पे रहेगा। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन वाई वाला कोऑर्डिनेट यदि अपन ध्यान दें तो वाई वाला बचेगा नहीं, इसमें वाई की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र से, और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? 2r/पाई ये केंद्र हो गया। जैसे ओ, ये दूरी कितनी है? 2r/पाई, ये इसकी त्रिज्या है r। यदि अर्धवर्ताकार वलय अपन ले, उसका द्रव्यमान केंद्र अपने को ज्ञात करना हो तो कितना आएगा? 2r/पाई। याद रखना है, निकालना नहीं है। निकालने का वही तरीका है जैसे आप लोगों को मैंने क्या बताया था कल, समाकलन एक्स डी एम, समाकलन वाई डी एम अपोन में टोटल एम, इसमें टोटल एम वाई, ये जो जेड आ रहा है तो जेड लिखोगे आप लोग, समझ आ गई बात। लेकिन आप लोगों को निकालना नहीं है, सीधा याद रखो, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट करना नहीं। क्या ध्यान रखोगे? 2r/पाई किसका? अर्धवर्ताकार वलय का। वलय का मतलब हो गई चूड़ी, आधी चूड़ी हो तो उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? अर्धवर्ताकार चक्ति की यदि बात करो, अर्धवर्ताकार है चक्ति की यदि बात करें अपन, तो चक्ति में देखो ये चक्ति हो जाएगी। ये डायग्राम आप लोग नोट करना। चक्ति का मतलब ये वाला सीन हो जाएगा ना, यहाँ पे पूरे में द्रव्यमान होगा। पूरी चक्ति होती तो कितना रहता? वही 0 0 पे रहता। लेकिन अब चक्ति को आधा काट दिया गया ऐसे, तो इसके केंद्र बिंदु से त्रिज्या वही इसकी r है, ये जो दूरी है वाई में, यहाँ पे जाएगा द्रव्यमान केंद्र CMO, द्रव्यमान केंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये O से R तक बात करें तो 4r/3पाई। अर्धवर्ताकार चक्ति का कितना हो जाएगा? 4r/3पाई हो जाएगा। अर्धवर्ताकार चक्ति कितना हो जाएगा? 4r/3पाई। यदि केंद्र की बात करेगी, निर्देशांक लिखो तो x का मान तो कितना है? 0। y का मान कितना है? 4r/3पाई। समझ आ गई बात? ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खोखला अर्धगोला हो, खोखला अर्धगोला हो, गोला, ये वाला गोला यदि गोला होगा तो गोले का नोट कर लिया क्या? उसका कितना लिखा? 2r/पाई। अर्धवर्ताकार चक्ति है तो 4r/3पाई, उसमें 2r/पाई था, उसका दुगुना कर दिया 4, नीचे यहाँ पे 1 और 3, तो विषम गुण आ गए कुल मिलाकर। रटने का तरीका आप जैसे मर्जी याद करो, रटना है, सीधा याद रखो। ठीक है, उसके बाद में देखो खोखला अर्धगोलाकार भाग। खोखला अर्धगोलाकार भाग, पूरा गोला होता तो इसका द्रव्यमान केंद्र वही होता ना, ठीक बीच में। लेकिन गोला है 3D है डायग्राम, अब 2D नहीं है।
तो अब आपको इस बीच में से उड़ा दिया, आधा काट दिया। खोखला गोला है, कैसा ठोस नहीं है, खोखला ऐसे। तो वही केंद्र, ये केंद्र से कितनी दूरी पे, r/2 दूरी पे। जो इसकी त्रिज्या है पूरी कितनी r है ना, ऊपर से देखोगे तो भी r/2, इधर केंद्र से देखेंगे तो भी ये इसकी त्रिज्या है। कहने का मतलब कितनी दूरी पे हो जाएगा, r/2 पे होगा, केंद्र से r/2। और खोखला गोला है तो ऊपर से भी लेओगे तो पूरी तो त्रिज्या r ही होती नहीं है, तो ये ऊपर से भी r/2 है और इधर से भी कितना है, r/2। लेकिन सब में बराबर तो नहीं रहता। खोखले गोले में याद कर लो r/2 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 r/2, ऐसे 2-3 बार रिवाइज करो, बोलो आप लोग 2-3 बार, याद हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब ठोस अर्धगोलाकार भाग, कौन सा, ठोस अर्धगोलाकार भाग। अब मान लो पूरा पैक भरा हो, ये तो खाली गेंद वाली बात है, आधी गेंद काट देते ना उसका केंद्र बिंदु, और पूरा जैसे मान लो वो पत्थर वाली गेंद आती है ना टेनिस वाली, उसकी बात, उसको बीच में से काट दो आप, तो उसमें 3r/8। तो 3r/8 कहाँ से बनेगा, ये ठोस है पूरा, ये केंद्र हो गया। पूरी त्रिज्या तो कितनी r है, इधर भी त्रिज्या कितनी है, r है। मैं हमेशा केंद्र से दूरी दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना है आप लोग। तो कितना है केंद्र से, ये जो दूरी है ना इस पॉइंट पे होगा, तो कितना आ गया 3r/8। ये दूरी है 3r/8, 3r/8। तो ऊपर से यदि बात करो तो कितनी हो जाएगी, 8r-8 करोगे ना तो कितना हो गया, r-3r/8। तो 8 माइनस तो 5r/8 ऊपर से हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो भी लिखे गए हैं वो सारे के सारे किधर से लिखे, अपन ने केंद्र से लिखे, ठीक है। तो सीधा याद कर लो, ठोस अर्धगोलाकार भाग का कितना आएगा, 3r/8, ठीक है। याद हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। आगे ध्यान दे, इसको मिटा रहा हूं मैं। उसके बाद में शंकु देखा ना, शंकु, शंकु का मतलब ये वाली शेप, ये वाला। हर पॉइंट मैंने किधर से लिया है, ये इसमें त्रिज्या r होती है, ये इसकी हाइट बोलते हैं अपन h, याद करो। ये भी त्रिज्या कितनी है, नहीं ये r नहीं होगी, ये r होगी। और ये क्या होगा, अंडर रूट में r² + h² आएगा, r² + h²। अब मैंने देखो द्रव्यमान केंद्र क्या है, यदि ठोस शंकु है और एक कौन सा शंकु है, खोखला शंकु है, तो कुछ तो पूरे पैक भरे होते हैं, कुछ आधे खाली भी तो होते हैं, उसमें द्रव्यमान केंद्र की बात की है। ये इसका मूल बिंदु क्या है, 0 0। यहाँ से यदि अपन ऊपर की चर्चा करें तो मैंने यहाँ से लिया है h/4, शंकु का द्रव्यमान केंद्र यहाँ से होगा, और कौन से का होगा, ठोस का होगा, और खोखले का कितना होगा, h/3। तो यहाँ से h/4 तो किसका गया, ठोस का गया, और h/3 किसका होगा, खोखले का होगा। यदि खोखला शंकु है तो यहाँ से केंद्र बिंदु से ये h/3 पे होगा। आपको यदि शीर्ष से पूछ ले, कई बार ऐसे पूछता है, शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या होगी, तो द्रव्यमान केंद्र तो यही है, केंद्र बिंदु तो इसका है, केंद्र बिंदु यही, द्रव्यमान केंद्र बिंदु चेंज नहीं होना। तो ऊपर से यदि बात करें तो पूरी कितनी है, h है, तो इधर से h/4 है तो ऊपर कितनी होगी, 3h/4। इसमें नीचे से h/3 है तो ऊपर से कितनी आ जाएगी, 2h/3 शीर्ष बिंदु से, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है, नोट कर लो, याद कर लो। वापस याद करा देता हूं, अर्धवर्ताकार बल्ले का क्या आ जाएगा, 2r/π। चकती दे दे तो 4r/3π, 4r/3π। यदि गोला दे दे वो भी खोखला दे दे तो r/2, और यदि ठोस अर्धगोलाकार दे दे तो 3r/8। ठोस शंकु दे दे तो h/4, और खोखला दे दे तो h/3, ठीक है। याद कर लोगे, ध्यान में रह जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से, ये याद रखने हैं आप लोगों को। अब यदि इसमें आप ज़्यादा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, तो थोड़ा सा और मैं बता सकता हूँ आपको याद करने का तरीका। ये तो याद कर लो, ठीक है। अब इनमें यदि आप लोग चाहो भी थोड़ा सा सर और डिटेल में थोड़ा क्लियर कर दो, तो जैसे
रिंग की बात करते हैं, निकालने का तरीका सबका वही है, समाकलन से करते हैं। लेकिन मान लो कोई आपको ऐसे समझो कि कोई रिंग का टुकड़ा दे दिया, चाप दे दिया। अब चाप का कैसे बताओगे? चाप को आप सबसे पहले तो इसके सेंटर पे ऐसे मिला दो, ये क्या होगी? आर होगी ना। ये भी क्या है? आर है। अब इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। द्रव्यमान केंद्र CMO कहाँ पे? यहाँ पे होगा। ये मान लेते अपन 2 थीटा, पूरा आर कितना कवर कर रहा है? आधी कितनी होगी? थीटा होगी। ऊपर भी थीटा, नीचे भी थीटा। आपको यदि इसका निकालना है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, एक्स में आए, वाई में, जैसे ऊपर रख देता तो वाई में कर देते, इधर रख दिया तो एक्स में कर दिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने का तरीका, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? आर साइन थीटा अपॉन थीटा। क्या लिखना है? आर साइन थीटा अपॉन थीटा। छोटा सा कोई चाप का टुकड़ा है, याद रखो। आप लोग, अब इसको प्रूफ करके देता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने अर्धवर्ताकार वलय के लिए कितना बताया था? याद है आप लोगों को? अभी चर्चा की थी अपन ने। यानी अपन ने केंद्र से कितना 2r/पाई केंद्र से बोला, इससे सिद्ध करें, ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो कितना जाएगा? ये यदि पूरा कोण बनेगा, यदि ये एक तरीके का चाप ही तो है, आधा चाप हो गया। पूरा कोण यदि बनेगा तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश एक्स में तो होनी नहीं, वाई में होगी। तो वाई सेम क्या आएगा? आप लोग क्या लिखोगे? आर साइन थीटा। बोलो थीटा कितना लिखूं मैं? पूरा कितना कोण है? 180। तो अपने को पूरा कोण थोड़ी लेना है, आधा कोण लेना है। थीटा यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे थीटा। तो 180 का आधा कितना हो गया? 90। और साइन नीचे वाले को क्या लिखोगे आप लोग? 90 को π/2 लिखो, रेडियन में लिखना है π/2। ठीक है। साइन 90 कितना हो गया? 1। तो वाई सेम आपका क्या बन जाएगा? 2r/पाई। ये बना कि नहीं बना? ध्यान में रह जाएगा। तो यदि आप लोग ऐसे चाप का भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं अपने को ये पूरा टुकड़ा दे। मान लो अपने को सिर्फ इतने भाग का पूछ लेता कि अर्ध का चौथा हिस्सा हो गया, तो आप लोग क्या करते? ये त्रिज्या आर दे रखिए, आर दे रखिए, ये क्या है? वलय ही है, चौथा टुकड़ा दे दिया वलय का। इसका द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो कहीं बीच में इसमें होगा, इस जगह होगा कि नहीं होगा? उसमें आप लोग यदि निकालने की कोशिश करोगे तो वही आर साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। द्रव्यमान केंद्र आ जाएगा आपके पास, कितना बनेगा? आर साइन, पूरा तो 90 है, 45 का मतलब साइन 1/√2। और नीचे 45 को क्या लिखोगे आप लोग? π/4। 45 180/4 हो गया ना। तो π/4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, मान लो इसको लिखे अपन ने, जो भी द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक आएंगे अपने पास सीधे से आर साइन कितना? 45। और 45 को नीचे क्या लिखोगे? π/4। तो आर साइन 45 के मतलब 1/√2, नीचे क्या आ गया? पाई और 4, तो 4 चला गया ऊपर, तो 4r/√2 पाई, √2 पाई। ठीक है, ये बना। अच्छा कर लोगे। अब ये द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक है। अब इस लाइन पे है, अपने को पूछ ले x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, तो ऐसे मिलानी पड़ेंगी। यदि x और y निकालना है, ये आपको समझ आ गया कि 4r/√2 पाई बेसिक फॉर्मूला है, कोई नया लॉजिक नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, आर साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, शॉर्टकट है बिल्कुल सीधा। तो यदि अपने को ये पता चल गया तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो अब कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? जैसे मिटाऊं मैं इसको, इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? जैसे आपने 4r/√2 पाई है, इसका एक्स निर्देशांक निकालना है,
तो अपने को पता है ये अपने को मिल गया, RCM का वैल्यू मिल गया एक तरीके से मानो। तो इसका ये घटक कितना हो 45 हो जाएगा, को से 45 कितना होगा कोस 45, इधर वाला क्या होगा साइन 45, इससे कोस 45 का गुणा करो 1/√2, 1/√2, √2 कितना आ गया 2, ऊपर 4 है तो 2r/पाई। x का मान भी कितना आएगा, XCM का मान आ जाएगा 2r/पाई, y का मान भी वही साइन 45 का मान एक कितना 2r/पाई। ऐसे अब यदि यहाँ तक समझ में आ गई हो बात तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग वाले अपने इतने ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी मैंने एक तरीका बताया आप लोगों को, ध्यान रह जाएगा। तो ऐसे जो आप लोगों को याद कराए ना उन 6 के तो याद रखने ही रखने आप लोगों को। पहला क्या बताया 2r/पाई, दूसरा क्या बताया 4r/3 पाई, तीसरा क्या बताया r/2, चौथा क्या बताया 3r/8 और h/4 और h/3, 4 है 4 नहीं 6 है, तो 6 के 6 आप इस सीरीज़ में याद रख लो, ठीक है, याद हो जाएगा। चले आगे। अच्छा नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ इसको। उसके बाद देखो कल आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था यदि कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो देख लेना आप लोग। मैंने बाद में बोर्ड पे देखा था आपकी क्लास पूरी होने के बाद में, तो उसमें मेरे को पता चला था जैसे आप लोगों को क्या क्वेश्चन दिया था याद करो, एक इंटीग्रेशन था एक रोड का था और उसमें लेमडा ये था लेमडा नोट x था, ये था ना। तो अपन ने x यहाँ से मान लिया था, dm मान लिया था इसको, ये x मान लिया था, इसको dx मान लिया था, और आप लोगों को 0 से l तक कैलकुलेशन की थी। तो उसमें आप लोगों ने XCM का वैल्यू ये निकाला था l/6, ये निकाला था याद करो। क्या l/6 सही है क्या? सही नहीं है, उसमें आएगा 2l/3 ऐसा कुछ था। कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, आप लोग चेक करना उसको। और वैसे भी आप प्रैक्टिकली सोचो कि भाई लेमडा जो है वो किसको बता रहा है, द्रव्यमान वितरण को बता रहा है। जब x = 0 था तो यहीं पे थी लाइन, x = 0 था तो यहाँ पे थी, तो यहाँ पे दी अपन लेमडा का मतलब क्या बताया था आपको, द्रव्यमान रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, तो m/l आएगा ना, यानी m/l तो m इंटू क्या हो गया, जैसे मान लो x है तो x इसकी लेंथ x मान ले तो m आ गया, और इस लेमडा का मान क्या है लेमडा नोट x, और x स्क्वायर हो जाएगा ना, x को x से गुणा करेंगे। जब x = 0 होगा तो यहाँ पे होगा, और जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। और आप लोगों को बार बार मैंने बताया कि जिधर ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसकी तरफ द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो जाएगा। क्या आप लोगों ने l/6 लिखा, मैंने क्या कहा था जब द्रव्यमान बराबर होगा, ये पूरी लेंथ l होगी तो द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा l/2 l/2। अब द्रव्यमान किधर है, बराबर नहीं है, आगे ज़्यादा है, क्यों जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्यमान आगे ज़्यादा था न कि पीछे। तो जब द्रव्यमान केंद्र आगे की तरफ बढ़ा है तो l/6 आने का कोई मतलब ही नहीं। इधर हो सकता है क्या द्रव्यमान केंद्र, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों को मैंने उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में बोर्ड पे चेक किया तो वो कैलकुलेशन में l/2 था और नीचे कुछ l/3 ऐसे था, नहीं नीचे 2 था और इधर 3 था ऐसे था, और ऊपर l² था, तो एक l से एक l उठ गया था तो वो बनेगा 2l/3। तो उसको आप सुधार कर लेना, यदि किसी बच्चे ने ध्यान दिया है तब तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान दिया तो उसकी मिस्टेक है। तो कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखा करो, क्योंकि मेरे को नहीं पता चलता, क्योंकि आप सामने बैठे होते तो बता दो सर ये मिस्टेक हो रही है, लेकिन कई बार क्या फटाफट चलो भाई हो गया, ऐसे वो जल्दीबाजी में भी कई बार होता है। ठीक है, कर लिया। कल आप लोग ये नोट कर लेना थोड़ा सा 2l/3, और वो सारे की सारी वैल्यू याद रखनी है आप लोगों को, याद रह जाएगी क्या? तो कल आप लोगों ने ये 6 की 6 वैल्यू याद कर लो। और कल आप लोग कहाँ तक पहुँच गए थे याद करो, द्रव्यमान केंद्र तक पहुँच गए थे। द्रव्यमान केंद्र का वेग किया था, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण किया था, तो कुछ क्वेश्चन उस पर करा देता हूँ और द्रव्यमान केंद्र को आज कंप्लीट करते हैं, पूरा फिनिश कर देते हैं। देखो द्रव्यमान के RCM का वैल्यू क्या लिखा था आप लोगों ने, m1r1
प्लस M2R2 बटा में M1 प्लस M2। हाँ, एक बात और बता दूँ मैं आपको, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है द्रव्यमान के अंदर। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो ये मत सोचना कि अपने को ये सारा चीज़ ध्यान रखनी है। जो बातें जहाँ तक समझ में आ रही है सीधे सीधे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं वही आते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये मैंने अभी अपने पास टाइम है तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा डिटेल में बात कर ली। बाकी क्लास में आप लोगों को पता है, मैंने पिछले बैच के जो बच्चे हैं उनको मैंने इतना नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? कि अपने पास लिमिटेड टाइम था, सिलेबस भी कराना रहता है। अब अपने पास ये पता है अपने को धीरे धीरे लंबा चलेंगे, तो क्यों ना बच्चों को थोड़ी फिजिक्स सिखा दी जाए। उस आधार पे ही मैंने थोड़ा लंबा खींचा इस टॉपिक को नहीं, सभी टॉपिकों को लंबा खींचेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है तो अपने को पता नहीं कब तक एग्ज़ाम क्या शेड्यूल है, लेकिन जो सीख रहे हैं वो अच्छा सीख लें, मेरा उद्देश्य ये है। तो मैं भी चाह रहा हूँ आप लोग कुछ अच्छी प्रैक्टिस करो और टेंशन मत लेना कि सर ये यहाँ से द्रव्यमान के अंदर का ये एल आ गया, समाकलन करना इतना नहीं आता। फिर भी जो बच्चे सीखना चाहें वो कंटिन्यू क्लास में सीखते रहें। और जो भी डाउट हो, जैसे द्रव्यमान के अंदर के जितने भी डाउट, जैसे मैं संडे को आपके पास गया था तो आप लोगों ने फटाफट जैसे बताए ना, वैसे का वैसा ये टॉपिक पूरा होते के साथ ही और हो सके जहाँ तक तो, जैसे आपको सीट खोलोगे ना, सीट खोलते हो आप लोग तो सीट में देखो आप लोग ये फर्स्ट वाली सीट के, मेरे पास फर्स्ट वाली सीट है घर पे, तो आप लोग क्या करना, द्रव्यमान के अंदर के जितने भी क्वेश्चन हैं, कोणीय विस्थापन और वेग त्वरण आता है यहाँ से पहले तक आप लोग सारे क्वेश्चन निकाल लेना। मान लो ये हो सकता है जहाँ तक ये पूरा टॉपिक अपन है जड़ तो आगुणी, इसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। मान लो लौटनी गति तक आएंगे ना, तब तक तो 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन आप लोग इन क्वेश्चनों को गोला कर लेना, साथ के साथ ये भी गोला कर लेना। और जैसे ही द्रव्यमान ये अपना रोटेशन घूर्णन गति पूरा हो, उसके साथ ही आप लोग जेपी जी को फ़ोन करना, सर ये क्वेश्चन है, फिजिक्स वाले सर को फ़ोन कर दो, मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन करके भेज दूँगा, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब भी अपना लाइव वाला सिस्टम बैठेगा तो वो तो करेंगे अपन, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना काम करना है। बात समझ आ गई? और कोई भी आप लोगों को ऐसे कम समझ में आए तो बता दिया करो कि सर हमें थोड़ा और डिटेल से बता दो। कोशिश करता हूँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, फिर भी कई बार हो जाता है क्योंकि वो मूड की बात होती है ना, दिमाग कैसे सेट है। चलो वापस आओ, बातें काफ़ी हो रही है। आरसीएम याद रखना है अपने को। वीसीएम क्या बनेगा? वैसे तो डेरिवेशन कर लिया था आप लोगों ने, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में क्या जाएगा M1 प्लस M2। और द्रव्यमान केंद्र का यदि त्वरण देखें M1A1 प्लस M2A2 अपॉन में M1 प्लस M2। और यदि FCM बोले, क्या बोले FCM, तो F1 प्लस F2 डैश 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 जितने भी कण होंगे वो सब जुड़ जाएंगे। इन सब में एक बात आप ध्यान देना कि जो भी पिंड है, जो भी बॉडी है, उसका वास्तव में यदि आप लोग लिख रहे हो ना तो वो VCM ACM जैसे संवेग होता है, संवेग में क्या लिखते हो आप लोग M × V। तो यहाँ पे वास्तव में संवेग किसका होता है? जैसे ये कोई कण है, ऐसे मानो, अब ये आगे चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो P बराबर MB लिखा है, MB जो लिखा है वो इसका जो V आपको दे दिया उसी का है। नहीं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण तो हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, तभी आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? तभी आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हो। तो ये जो लिखा है ना V यहाँ पे, ये वास्तव में द्रव्यमान केंद्र का वेग है। और जो संवेग लिखा है वो वास्तव में द्रव्यमान केंद्र का, केंद्र बिंदु का संवेग है। हर बिंदु का वेग अलग अलग है यहाँ पे भी। बात समझ आई? कोई कण कितनी दूरी पे है, कैसे है, उसके अंदर अलग अलग चलता है। जैसे कोई गोल चीज़ है, गोल घूम रही है, आपको इसमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसे सोचो कोई चीज़ गोल घूम रही है तो द्रव्यमान केंद्र तो बीच में है, द्रव्यमान केंद्र तो बीच में, लेकिन जब वो गोल घूम रही है तो हर बिंदु का ऐसा, बीच वालों का और कुछ कैसा, तो सबका वेग अपने हिसाब से अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वहाँ पे जैसे अपन अभी तक जो पीछे पढ़ के आए हो ना, RCM जैसे वेग लिखा है, त्वरण लिखा है, बल लिखा है, तो ये जो बल F बराबर ma होता है, वास्तव में F बराबर क्या होता है ma। तो यहाँ जो A जो है वो किसका त्वरण है? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है।
किसका त्वरण है? द्रव्यमान केंद्र का। तब अपने को चर्चा करनी रहती है। तो अपन एक पॉइंट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, बाकी को उसके अनुसार चलने देते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आप लोगों ने कर ली, नोट कर ली। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सदिश है। कैसी है? सदिश। RCM, VCM, ACM, FCM सब क्या है? सदिश है। तो आप लोगों को, जैसे आपको कहे कि मैं वेग के क्वेश्चन है अपने सीट में, आप लोगों के पास भी है, त्वरण में भी ये है, तो अपने को ध्यान क्या रखना है? वास्तव में इसमें दिशा का बहुत रोल रहता है। सदिश राशि है, दोनों दो कण एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो उसमें दोनों को प्लस लेना है। दोनों को क्या लेना है? प्लस लेना है। दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो यदि इसको प्लस लिखा तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा। बस इसमें यही मेनली ध्यान रखना है। बात समझ आ गई? इस टॉपिक में से आपको सिर्फ दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। त्वरण भी बता दोगे, वेग भी बता दोगे, स्थिति सदिश भी बता दोगे और FCM भी बता दोगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर आ गई दिमाग में? एग्जाम्पल करेंगे अपन। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ तक तो आप लोगों का किया हुआ था ना, मिटा रहा हूँ मैं। उसके बाद में देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या थी। यदि बड़ी नोट लगा के लिख लो, क्या लिखोगे? यदि बाह्य बल का मान, किसका मान है? बाह्य बल। बाह्य बल का परिणामी बोल सकते हो आप लोग बाह्य बल को, मतलब कुल बाह्य बल का मान यदि शून्य हो, कुल बाह्य बल का मान यदि शून्य हो, तो बल बराबर क्या होता है वैसे? F यदि बाह्य बल का मान 0 है, बाह्य बल का, तो dP/dt इक्वल टू 0 होगा ना। तो कहने का मतलब संवेग भी क्या होगा? नियत होगा। संवेग नियत होगा। यहाँ से एक बात और पता चलती है आपको, त्वरण कितना होगा? यदि बल 0 है तो त्वरण भी कितना होगा? 0 होगा। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, यहाँ पे अपन बात करते हैं सारी की सारी FCM, ACM, VCM। तो यदि बाह्य बल 0 है तो त्वरण का मान 0 होगा, और त्वरण का मान 0 होगा तो संवेग क्या होगा? नियत होगा। और वेग क्या होगा? नियत होगा। और नियत का मतलब ये भी हो सकता है, नियत में 0 भी आता है। नियत में क्या आता है? 0 भी आता है। 0 नियत ही होता है। 4 है तो वो नियत है, 8 है तो वो नियत है। कहने का मतलब यदि आपको क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि या तो उसका वेग 0 है पहले कणों का, या उनका वेग नियत है, तो इसका मतलब त्वरण का मान कितना होगा? 0 होगा। और त्वरण का मान 0, इसका मतलब बाह्य बल 0 है। तो आपको भले ही वो एक बार ऐसे पता चल जाए इन कणों का वेग नियत है, कणों का वेग क्या है? नियत है, तो बाह्य बल 0 हो गया, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। याद कर लो, ऐसा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों को, और एक आधा क्वेश्चन आपके सीट में दिया भी है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? यदि लिख लो ये बात, यदि बाह्य बल, किसी निकाय पे लगने वाले बाह्य बल का मान 0 हो, किसी निकाय पे लगने वाले बाह्य बल का मान 0 हो, तो संवेग नियत होगा, संवेग नियत होगा, तथा त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 होगा, तथा द्रव्यमान केंद्र का वेग सदैव नियत रहेगा, तथा द्रव्यमान केंद्र का वेग सदैव नियत रहेगा। याद रह जाएगी। अब मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ फटाफट जल्दी से, और ये टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र की जो चर्चा थी ना, वेग वगैरह और ये सारी फिनिश हो जाएगी। देखो इसमें आप लोग ध्यान दो, क्या ध्यान देना है आप लोगों को। मान लो 2 कण है, एक तो 2 kg का है, एक 3 kg का है। इसका वेग आपको 3 मीटर पर सेकंड दे दिया, और इसका मीटर क्या दे दिया? 4 मीटर पर सेकंड दे दिया। एक बार दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक बार दोनों एक ही दिशा में। दूसरी बार एक इसकी तरफ आ रहा है, एक इसकी तरफ आ रहा है, वेग वही है। 2 kg और 3 kg, अलग अलग स्थिति होगी ना। जब दिशा का मेन ध्यान रखना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन में यदि आप द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालोगे, VCM निकालें फर्स्ट में, तो बताओ देखिए कितना बनेगा। VCM का फॉर्मूला ये बनेगा ना, m1v1 प्लस m2v2 अपोन में क्या जाएगा? m1 प्लस m2।
m1 कितना है 2 kg है, v1 कितना है 3 है, प्लस m2 कितना है 3 है, वे कितना है 4 है, नीचे दोनों का सम कितना है 5। तो कितना आ गया, ये 6 हो गया ना, 6 प्लस 12 बटा में 5, तो यानी 17/5 आ जाएगा। कब, जब दोनों एक ही दिशा में गति करें। मान लो विपरीत दिशा में गति करें तो VCM, एक को यदि प्लस माना, 2 × 3 को आपने प्लस मान लिया, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस का 4, 3 × 4 अपॉन 2 और 3 5, तो कितना आ गया 6 - 12 बटा में, तो क्या आ जाएगा 6/5 आएगा। किसका, माइनस का, मतलब इस कण के अनुसार नहीं चलेगा, द्रव्यमान केंद्र इस साइड में चलेगा। इसको आपने प्लस माना तो इसका साइड में इतना वेग से चलेगा, और इसमें क्या होगा, इन्हीं दोनों की दिशा में चलेगा, क्योंकि प्लस का है ना 17/5। तो बात समझ में आ गई, ऐसे द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। और इसमें आपको 2-4 क्वेश्चन दे भी रखे हैं। नोट कर लिया, याद रह जाएगा। अब उसके बाद में देखो, एक 3 नंबर का क्वेश्चन है आपकी शीट के अंदर। 3 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, द्रव्यमान केंद्र में 3 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दो, दे रहे हो ध्यान। उस 3 नंबर क्वेश्चन में ये कहा है कि गुरुत्वीय केंद्र का वेग क्या होगा। किसका वेग क्या होगा, गुरुत्वीय केंद्र का। तो उसमें आप लोग ये बताओ मेरे को, भी गुरुत्वीय केंद्र का मीनिंग क्या निकलता है। क्या द्रव्यमान केंद्र को ही गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं? क्या द्रव्यमान केंद्र को ही गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं क्या? गुरुत्वीय केंद्र, अपनी वाली स्थिति में गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही है। क्यों एक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा, मिटा दूँ। देखो, वास्तव में यदि गुरुत्वीय केंद्र की बात की जाए तो गुरुत्वीय केंद्र तो वो होगा जिस पे गुरुत्वीय भार का मान, किसी एक बिंदु को आप केंद्रित मानो और उसके ऊपर आप mg लगा सको। मान लो एक रोड है, अब इसका द्रव्यमान केंद्र मैंने ठीक बीच में बताया, तो इसका गुरुत्वीय केंद्र भी यही होगा। इसमें जो mg लगेगा ना, नीचे की साइड में लग जाए। क्यों? जैसे यदि द्रव्यमान केंद्र का वैल्यू क्या लिखा था आपने, RCM, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में क्या आ गया, m1 प्लस m2। ये पॉइंट द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, बिंदु द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। मान लो ये बिंदु द्रव्यमान न होता, सोचो, तो गुरुत्व के अनुसार यदि लगता तो मैं इसको g से गुणा कर दूँ। जैसे m1 को g से गुणा कर दिया, r1 लिख दिया, m2 को g से गुणा कर दिया, r2 लिख दिया, बटा में m1g प्लस m2g ये लिख दिया। तो ये वास्तव में क्या बन गया, w1 r1 w2 r2 बटा में क्या आ जाएगा, w1 प्लस w2, w1 प्लस w2। ये क्या हो गया अपने पास में, गुरुत्वीय केंद्र निकालने का तरीका हो गया। गुरुत्वीय केंद्र निकालने का तरीका हो गया ना, हुआ? बात समझ आई? सिर्फ कोई अंतर नहीं है, जो जी आपका एक समान लग रहा होता है ना, जी का मान नियत है, अपन ने नियत मान के चल रहे हैं, तब ये मामला बैठता है। और अपने को पता है तो जी तो यदि ऊपर ज़्यादा की बात करेंगे, नीचे ज़्यादा की बात करेंगे तो परिवर्तित होता है, लेकिन आप लोगों को उस पर चर्चा नहीं करनी है। अपन गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र अपने वाले क्वेश्चनों में एक ही मान के चलेंगे, ठीक है, याद रह जाएगा। तो उसमें किसकी चर्चा की है, गुरुत्वीय केंद्र है या द्रव्यमान केंद्र है? गुरुत्वीय केंद्र की बात की है, लेकिन आप लोगों को द्रव्यमान केंद्र के हिसाब से आंसर निकालना है, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को त्वरण से संबंधित बता देता हूँ, मिटाऊँ इसको, तो कर लोगे क्वेश्चन, उसका आंसर निकालना, बताना मेरे को। क्या ध्यान रख लेना, गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र का मान एक ही होगा। उसके बाद देखो, आप लोग पुली वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको। पुली वाले में इधर मान लो कोई 3 m द्रव्यमान है, इधर की साइड में एक m द्रव्यमान है, तो
उसमें आप लोगों ने त्वरण ज्ञात किया था तनाव के अनुसार, याद है क्या आप लोगों को? मैं आपको ऐसे कह दूं कि इसमें द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताओ, ये एक तरीके का निकाय हो गया ना, निकाय। और इनको यदि छोड़ दिया जाए, जैसे अपने हिसाब से नीचे गिरेगा, 3m ज़्यादा है तो 3mg ज़्यादा, लेकिन नीचे गिरेगा। अब मान लो ये ऐसे नीचे गिर रहा है, तो उस समय द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? पुली आदर्श मान लो, डोरी द्रव्यमान रहित मान लो, सारा कुछ मान लो, क्या द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बता सकते हो? क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को? m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में क्या आएगा? m1 प्लस m2, यही बताया था ना। पहले तो आप लोग त्वरण तो ज्ञात करो, इसका कितना है, इसका कितना है। इसका कितना है, इसका कितना है, त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए थे, उसके बाद में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात करें। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखने चाहो तो आप लोग g/2, g/3, g/4 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। देखो यदि ये इसके हिसाब से नीचे गिरेगा तो 3mg हो गया, ऊपर क्या हो गया? तनाव T आ गया, आएगा। डोरी एक ही है तो ये भी तनाव T काम कर जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा? mg लग जाएगा। मान लेते हैं नीचे गिर रहा है A से, तो ऊपर जा रहा है A से, ये स्थिति बनेगी ना। तो नीचे A से जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप लोग ध्यान दोगे, तो यदि इस पे चर्चा करें अपन, इसका FBD बनाएं तो कितना बनेगा? देखो 3mg, ऊपर क्या लगा? T, विपरीत दिशा में माइनस का चिन्ह लग गया। परिणामी बल ma लिखोगे ना, तो ma का मतलब 3m × a, एक समीकरण बन गई। इस पे देखो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब तनाव को पॉजिटिव लोगे, तो T माइनस नीचे कितना आ गया? mg आ गया, इक्वल टू आ जाएगा ma। अब इसका आप a बताना है आप लोगों को। दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूँ, ये कट गया मामला। ये कितना बटा 2mg, इधर कितना आ गया? 4ma, ये काटो, m से m उड़ गया, इधर आ गया आपके पास 2a और g आ गया, तो a बराबर क्या आ गया? g/2। वास्तव में जो त्वरण है वो कितना है? g/2। किस दिशा में? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे? नीचे की तरफ g/2, तो ऊपर की तरफ ये कितना जाएगा? g/2 आया। अब इसका डायरेक्ट भी तरीका है, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग क्या कर लिया करो, ये इक्वेशन नए बना के नीचे तो दोनों का आप लोग ऐसे ध्यान रखो, बड़े में से छोटा माइनस करो, m2 माइनस m1, और नीचे दोनों को जोड़ दो, m2 प्लस m1 इंटू जी कर दिया करो। ये त्वरण का मान होगा। m2 कितना है? 3m, m1 कितना है? m ही है, तो m2 3m माइनस m, 3m माइनस m, तो 2m बचा ना, g/2 आ रहा है, कैसे चेक करते हैं अपन। देखो 3m माइनस m आ जाएगा, नीचे कितना आएगा? 4m, दोनों को जोड़ दिया, इंटू कर दिया g, तो ये कितना हुआ ऊपर? 2m अपॉन 4m, m से m उड़ गया 1 से, तो g/2 आ रहा है ना वापस। तो कहने का मतलब ये भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो ऐसे पुली बुली वाले में, अंतर निकालने में। ठीक है, तो अपने पास क्या है? त्वरण का मान आ गया, इसका नीचे की तरफ g/2 है, इसका ऊपर की तरफ g/2 है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब इस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र, दो कण अपने पास है, तो इसमें आप लोगों को वास्तव में ध्यान क्या रखना है? इसकी दिशा पॉजिटिव तो इसकी नेगेटिव। समझ आ गई बात? तो आप लोगों को g/2 समझ आ गया। आगे चलें, आगे देखो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण का मान क्या होगा। तो देखो m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में क्या आएगा? m1 प्लस m2। m1 इसको मान लिया मैंने 3m को, a कितना है इसका? g/2 है। अब m2 इसको लिखा, प्लस का लिखूँ माइनस का, क्यों? g/2, इसकी तो प्लस की दिशा मानी, तो इसकी क्या माननी पड़ेगी? माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आएगा। m ही है ना, ओनली द्रव्यमान m ही है, m। a कितना है ऊपर की तरफ? g/2। नीचे कितना आ गया? m1 प्लस m2, तो दोनों को जोड़ोगे तो 4m आ जाएगा। ऊपर की कैलकुलेशन देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन में ध्यान रखा करो, कई बार गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखा करो आप लोग साथ का साथ। 3m माइनस m, तो कितना बच गया? 2m, g/2 तो है ही,
चेक कर लो सही है क्या। g/2 बाहर ले लिया मैंने 3m, तो ये आ गया 4m, तो ये पूरा उठ जाएगा, नीचे क्या बच गया 2, तो g/2 ऊपर है, तो ACM यानी गुरुत्वीय द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आ जाएगा g/4 आ जाएगा। त्वरण आया g/2 और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आएगा g/4। दिशा का रोल रखना है आप लोग। बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? कर लोगे आप? इस तरीके से द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, लगने वाला बल, यदि भाई ये बल 0 हो तो वेग का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये छोटी मोटी बातें द्रव्यमान केंद्र के बारे में अपने चर्चा की है। अब कल आप लोगों को, यदि आप लोग टॉपिक के अनुसार, बुक के अनुसार चलो, तो कोणीय विस्थापन वगैरह आप लोगों को मैंने वर्तीय गति में बताया हुआ है, तो एक बार उसकी रीडिंग लगा लेना। और जड़त्व आघूर्ण के बारे में चर्चा कर लेंगे पहले, ठीक है? जड़त्व आघूर्ण, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा? जड़त्व आघूर्ण। कोई क्वेश्चन यदि इसमें नहीं आता हो तो आप लोग ये टॉपिक पूरा होने के बाद में एक दिन में एक साथ ही पूछ लेना, ठीक है? सब लोग एक दिन फ़ोन कर लेना, जिसका जो भी डाउट हो वो एक बार JP जी को फ़ोन कर देना और मेरे को वो फ़ोन कर देंगे, मैं आपको सोल्व करके भेज दूँगा यहाँ से। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।